हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। मैंने आपको क्लास 10 का चैप्टर 1 तो पढ़ा ही दिया था। उसके अलावा अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण में अपन ने पार्ट 1 फिनिश कर लिया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अम्ल क्षार और लवण का पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार और लवण चैप्टर का। इसके टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। जिन भी बच्चों ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चैप्टर 1 आप कंप्लीट जाके देख सकते हो। चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। मैंने आपके क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका रैपिड रिवीजन करवा रखा है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। 20 मिनट में मैंने कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। आप जाके 20 मिनट में उसका क्विक रिवीजन कर सकते हो, अच्छे से उस चैप्टर को समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर 2। एक और चीज बता देता हूँ जल्दी से, जिन भी बच्चों के पास मेरे नंबर नहीं है सेव कर लेना, 8302898893। इन नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह की प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत आती है, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, आपको किसी भी चीज को ढूंढने में प्रॉब्लम है, तो इन नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 8302898893। क्या करना, अपना नाम लिखना, अपनी स्कूल का नाम लिखना, अपनी क्लास का नाम लिखना और आपको किस सब्जेक्ट के बारे में जानना है वो लिखना है। बाकी बातें अपन देख लेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है। ऐसी क्या समानता है जो कि सभी अम्लों में और सभी क्षारों में देखी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अम्ल से। सामान्यतः सभी अम्लों के रासायनिक गुण समान होते हैं। सामान्यतः सभी अम्लों के रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होने का मतलब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रासायनिक अभिक्रिया करने की जो उनकी ऐसे समझ लो पैटर्न होता है, वो सबका कैसा होता है, सेम होता है। आगे देखो क्या लिखा है, सभी अम्ल, जितने भी अम्ल है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, जितने भी अम्ल है इस दुनिया के, जितने भी अम्ल है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आता है इससे। धातुएं जो होती है वो अम्लों के साथ क्रिया करके या अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो आंसर जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला HCl, H2SO4, ये अपने पास क्या हो गए, अम्ल हो गए। और धातु अपनी जैसे जिंक हो गई, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गई, तो ये अपनी धातुओं का, आयरन हो गई, ये सारी अपनी क्या धातुएं हैं। तो सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, सभी अम्ल जल में घुलने पर, जब भी अपन किसी अम्ल को, जैसे मैंने लिया HCl की, HCl जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जल की उपस्थिति में, HCl जल की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मूला होता है H+। तो जब अपन HCl को पानी में डालते हैं तो ये क्या देता है, ये H+ देता है और साथ में Cl- देता है। तो सभी अम्ल जो होते हैं क्या देते हैं जल में जाके, H+। सभी अम्ल जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस उत्पन्न करते हैं। उदाहरण HCl अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4 अपना सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, HNO3 अपना नाइट्रिक अम्ल और CH3COH अपना एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब देखो एक और बात सुनना, ये जो मैं अपन बात करते हैं ना कि सभी अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, ये परिभाषा किसने दी थी, एक अपने पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आरेनियस। आरेनियस ऐसा बोला करते थे कि जितने भी अम्ल होते हैं जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, तो वो पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा अगर आपके एग्जाम में आती है, अम्ल क्या होते हैं, तो आपको क्या लिखना है, वह सभी पदार्थ जो कि जल में घुलने पर H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अपना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH अपना एसिटिक अम्ल, ठीक है। आगे सुनो, क्षार के बारे में बात करता है, सभी क्षार जल में घुलने पर, यह परिभाषा भी किसने दी, आरेनियस ने। हम एक टॉपिक आता है 11th क्लास में जो मैं आपको अभी एक बार का बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि आरेनियस साहब ऐसे बोलते थे कि जो भी अम्ल है वो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, जो भी क्षार है वो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। तो सभी अम्ल जो होते हैं H+ आयन उत्पन्न करते हैं, सभी क्षार जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन जिसका कि फॉर्मूला होता है OH-। देखो सुनना बात ध्यान से, जब भी आप लोगों को कोई बोले हाइड्रोक्साइड आयन तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए OH-। जब भी आपको बोले हाइड्रोजन आयन तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए H+, ठीक है। अम्ल क्या देते हैं जल में, H+, क्षार क्या देते हैं जल में, OH-, ठीक है। तो सभी क्षार जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए बात करूं, NaOH अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो इन सब के बारे में आपको बता देता हूं। पहला है अपना NaOH, दूसरा अपना MgOH, तीसरा अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH,
और चौथा अपना NH4OH जिसको क्या अपन बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो होते हैं जल की उपस्थिति में जितने भी हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जल की उपस्थिति में, क्योंकि सबके सब क्षार है तो ये क्या देंगे, तो देखो NaOH ब्रेक होता है Na+ और OH- में क्या दे दिया इसने, हाइड्रोक्साइड आयन दिया। MgOH वोल्टेज ब्रेक होता है मैग्नीशियम 2+ प्लस 2OH- में, इसने भी देखो OH- दिया, उसकी संख्या कितनी है, 2 है। COH वोल्टेज ये ब्रेक होता है कैल्शियम 2+ और 2OH-, ये भी कितने OH- देता है, 2OH- देता है। NH4OH ये ब्रेक होता है NH4+ प्लस OH-, तो इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया, इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया, इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया और इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया, मतलब ये सारे के सारे क्या है, क्षार है। ठीक है, एक और जी वो बात बता देता हूँ, NH4+ को अपन प्यार से बुलाते हैं अमोनियम, क्या बुलाते हैं, अमोनियम आयन। ये भी एक प्रकार का बहुपरमाणविक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन या बहुपरमाणु आयन, जिसमें एक से अधिक परमाणु होते हैं और जिन पे कोई ना कोई आवेश होता है उसको अपन बहुपरमाणु आयन बोलते हैं। ये भी बहुपरमाणविक आयन, एक से अधिक परमाणु होना चाहिए, यहाँ पे 2 परमाणु है, उन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये भी बहुपरमाणु आयन है, सिंपल बात। आगे सुनना बच्चों, चूंकि आयन विद्युत आवेश के वाहक होते हैं, अपने को पता आयनों की वजह से ही जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, कोई करंट जो होती है आयनों की वजह से बहती है। चूंकि आयन विद्युत आवेश के वाहक होते हैं, विद्युत आवेश के वाहक होने का मतलब वो चार्ज करंट जो होती है वो इन्हीं आवेश वाहकों की वजह से देखने को मिलती है। इसलिए जल में घुलने पर विद्युत धारा का संचालन करना सभी अम्लों और क्षारकों का सामान्य गुण है। तो जितने भी अम्ल और क्षार है, क्योंकि उनमें क्या उपस्थित होते हैं, उनमें आयन उपस्थित होते हैं, इन आयनों की उपस्थिति के कारण अम्ल और क्षार जल में घुलने पर क्या करते हैं, विद्युत धारा का संचालन करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई आप लोगों को पूछे क्या अम्ल अथवा क्षार जल की उपस्थिति में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ, अम्ल तथा क्षार जल की उपस्थिति में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। क्या क्यों करते हैं, तो अपन बोलेंगे आयनों की उपस्थिति के कारण, और जो आयन होते हैं वो विद्युत आवेश के वाहक होते हैं, इसीलिए जल में घुलने पर विद्युत धारा का संचालन करना सभी अम्लों और क्षारकों का सामान्य गुणधर्म है। ठीक है, आगे जलीय विलयन में अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, तो सुनते जाना। अम्लों का अम्लीय व्यवहार, उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन जिसको कि अपन लिखते हैं H+ एक्वस। देखो सिंपल सी बात जो मैंने आप लोगों को पहले भी कभी बताई थी, वापस सुन लो। H+ के बगल में लिखा है AQ, मतलब ये H+ कहाँ उपस्थित है, ये जल में उपस्थित है, पानी में उपस्थित है, बहुत बढ़िया। अगर OH- के ब्रैकेट में मैंने AQ लिख दिया, मतलब ये कहाँ उपस्थित था, ये भी किस में उपस्थित है, पानी में उपस्थित है। अब एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, समझ जाना, समझने वाले समझ जाएंगे। C2H5OH इसको अपन बोलते हैं एथेनॉल, क्या बोलते हैं, एथेनॉल। अब ये जो एथेनॉल है, एक बार इसके बगल में लिखा है L, ठीक है, और एक बार इसके बगल में लिखा है AQ, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो, C2H5OHL का मतलब है अभी सिर्फ कौन है, मेरे पास एथेनॉल है, सिर्फ एथेनॉल है, और उसके बगल में अगर AQ लिखा है मतलब एथेनॉल के साथ पानी भी मिक्स है, तो ये बहुत समझने वाली चीज है। अगर C2H5OH के ब्रैकेट में AQ लिखा है मतलब यहाँ पे जो अपना एथेनॉल है, ड्रिंकिंग एल्कोहल है, उसके साथ वाटर भी है, ठीक है, वाटर भी है उसके साथ में, और अभी ये सिर्फ अकेली है, ठीक है, ये सिर्फ लिक्विड L लिखा है मतलब ये अकेली है, ठीक है, सिर्फ ये अकेली उपस्थित है। AQ लिखा है मतलब इसके साथ पानी भी उपस्थित है। अब आप लोगों की मर्जी है आपको क्या करना है, ठीक है। आगे देखो, अम्लों का अम्लीय व्यवहार, उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ AQ। AQ की बात समझ आ गई होगी आपको, जब भी AQ लिखा हो समझ जाना वहाँ पे उस आयन के साथ में या उस यौगिक के साथ में या उस अणु के साथ में पानी उपस्थित है। AQ का मतलब ही होता है एक्वस, एक्वस को अपन हिंदी में बोलते हैं जलीय। तो ठीक है, H+ AQ के कारण होता है सभी, देखो अम्लों का अम्लीय व्यवहार, उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ AQ के कारण होता है। अम्ल केवल पानी की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल केवल पानी की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अतः जल की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा और अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात, क्या अम्ल है ना, अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, क्या अम्ल बिना जल की उपस्थिति के अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो हमारा जवाब होगा नहीं करेगा, क्योंकि जल की उपस्थिति में ही, जल की उपस्थिति में ही अम्ल जो होता है वो अपने अंदर से H+ आयन देता है और उस H+ आयन के कारण उस अम्ल की अम्लीयता आती है। पर अगर जल ही नहीं होगा तो अम्ल H+ नहीं देगा, और अम्ल H+ नहीं देगा तो उसका अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित नहीं होगा, ठीक है। तो बात समझ आ गई होगी आपको। आते जल की अनुपस्थिति में, मतलब जल नहीं होगा तो कोई पदार्थ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा और अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। H+ एक्वस अथवा हाइड्रोनियम आयन, देखो अब H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन क्यों बोल रहे हैं, सुनते जाना। HCl जो है अपना, वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जल की उपस्थिति में इसने क्या दिया, H+ और
Cl माइनस, ठीक है, H प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, मतलब H प्लस किसके साथ है, पानी के साथ है। ये जो H प्लस है पानी से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, H3O प्लस बना लेता है। क्या बना लेता है, H3O प्लस। देखो ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, हाइड्रोजन दो इधर थे एक इधर था, तो 2 और 1 हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन इधर आई और दोनों पे मिला के प्लस का चार्ज था, H3O प्लस। इस H3O प्लस को अपन प्यार से बुलाते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बुलाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। देखो 2 फॉर्मूले दिमाग में रखना, आगे जाके मैं पूछूंगा। H3O प्लस को अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन और NH4 प्लस को बोलते हैं अपन अमोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम, अमोनियम, दोनों में कॉमन बात नियम देखने को मिल रहा है आपको, नियम नियम है ना, नियम नियम। तो जब भी आपको कहीं पे नियम देखने को मिले तो समझ जाना वहां पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश उपस्थित है। धनात्मक आवेश वालों के पीछे अपन नियम लगा देते हैं। इसके पीछे लगाया अपन ने हाइड्रोनियम, इसके पीछे लगाया अपन ने अमोनियम। इसका नाम अमोनियम, इसमें हाइड्रोनियम, तो दोनों में नियम नियम आ रहा है। इसका मतलब भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। तो H प्लस एक्वस बोलो, ठीक है, H प्लस एक्वस बोलो। अब ये एक्वस मतलब कौन है, वाटर। ये वाटर H प्लस से अभिक्रिया करके, वाटर H प्लस से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H3O प्लस। H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन। H प्लस वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन। आगे NaOH सॉलिड था, NaOH कैसा था, सॉलिड था। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, पानी से, मतलब इसको पानी में फेंक दिया। अब पानी में फेंका तो किसमें टूट गया, Na प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस, मतलब Na प्लस के साथ भी कौन है, पानी है, OH माइनस के साथ भी कौन है, पानी है। समझ गए मेरी बात। अगर किसी के की बगल में, अगर किसी के भी बगल में AQ लिखा हो मतलब वहां पे पानी उपस्थित है, जल उपस्थित है, अपना वाटर उपस्थित है, ठीक है बच्चों। कमेंट में आप बता सकते हो आपको बातें समझ आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है बहुत बढ़िया, नहीं आ रही तो भी बताओ, तरीका बदलेंगे पर आपको मैं चीजें समझा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रैपिड रिवीजन देखना मत भूलना। रैपिड रिवीजन में अपन ने, देखो अगर आपको डिटेल में देखना है कोई भी चैप्टर, अगर अच्छे समझना, एकदम आपको एकदम बेसिक से एडवांस समझना है तो प्लेलिस्ट में मैंने 6-7 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देख सकते हो। पर अगर आपको रैपिड रिवीजन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कल आपके टेस्ट स्कूल में और आपको 20 मिनट में चैप्टर खत्म करना है कि सर हमने 2-3 बार पढ़ रखा है, अब बस हमको रिवीजन करना है, तो 20 मिनट का रैपिड रिवीजन देखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वापिस से टॉपिक पे, और क्षारक जिसको कि अपन बोलते हैं एल्कलीज, क्षारक जिसको कि अपन बोलते हैं एल्कलीज। तो क्षारक क्या होते हैं, जो क्षार पानी में घुलनशील होते हैं उनको अपन एल्कलीज बोलते हैं। तो देखो वैसे इसको अपन ऐसे बोलेंगे, थोड़ी सी इंग्लिश टर्म समझना, वो सारे बेस, ठीक है, वो सारे बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको अपन एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, एल्कलीज, या ठीक है। तो क्षारक जिसको अपन बोलते हैं एल्कलीज, जो क्षार पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षारक या एल्कलीज कहते हैं। क्या बोल देते हैं, एल्कलीज। वो क्षार जो पानी में घुलते हैं उन्हें हम क्षारक या ब्रैकेट में एल्कलीज कहते हैं। आगे सभी अम्ल H प्लस एक्वस तथा सभी क्षार OH माइनस एक्वस आयन उत्पन्न करते हैं। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया में, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया में H2O बनने का कारण है। अम्लों ने क्या दिया, H प्लस, क्षारों ने क्या दिया, OH माइनस, तो H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना देंगे, अरे देखो सुनना ध्यान से, अम्ल और क्षार की अपन ने अभिक्रिया करवाई, ठीक है। अम्ल ने क्या दिया जल में, H प्लस, क्षार ने क्या दिया, OH माइनस, जल की उपस्थिति में मतलब AQ, ये H प्लस और OH माइनस ही तो आगे जाके वाटर बना देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अम्ल और क्षार की जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं, जिसको कि अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, तो उस उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के बनने का कारण क्या है, बिकॉज अपना अम्ल देता है H प्लस एक्वस और अपना क्षार देता है OH माइनस एक्वस, ठीक है। अम्ल देता है H प्लस आयन, क्षार देता है OH माइनस आयन। अम्ल देता है अपना हाइड्रोजन आयन, क्षार देता है अपना हाइड्रोक्साइड आयन। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो अपन पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस की जब अभिक्रिया होती है। देखो आपके कई बार एग्जाम में सवाल आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनने की इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात, अम्ल क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, इससे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एसिड और बेस ने क्या बना दिया, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बोले तो अम्ल, बेस बोले तो क्षार, सॉल्ट बोले तो लवण, वाटर बोले तो जल। HX की अभिक्रिया अपन ने करवाई MOH से। देखो सुनना ध्यान से, HX की अभिक्रिया अपन ने किससे करवा दी, MOH से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, सुनना, HX के अंदर H होता है पॉजिटिव, X होता है नेगेटिव। MOH में M होता है पॉजिटिव, OH होता है नेगेटिव। ये H प्लस और OH माइनस ये मिलके तो क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। और M प्लस और X माइनस ये मिलके क्या बना लेंगे, MX बना लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया अपना लवण, ठीक है, ये अपना बन गया जल, ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया किससे करवाई, अम्ल और क्षार से, अम्ल और क्षार से। और दोनों कैसे थे, AQ, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ
वाटर, जल की उपस्थिति में। आयन रूप में अगर मैं बोलूँ H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस क्या बना लेते हैं, H2O लिक्विड बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। ठीक है, अरे क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। अब देखो वैसे ही बात आगे बताने की, पर फिर अभी बता देता हूँ मैं। HCl की अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, NaOH से करवा दी। अब देखो HCl में कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, H प्लस और Cl माइनस। NaOH में कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, Na प्लस और OH माइनस। अब सुनना बात ध्यान से, इस H प्लस ने इस OH माइनस से अभिक्रिया की। अब आप देखो क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस है और OH पे माइनस है, विपरीत चीजें एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे वाटर। ये क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। देखो सुनना, एक और बात सुनो ध्यान से। अगर आप में से किसी बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आता है कि सर ये H प्लस ये Cl माइनस भी तो अपोजिट वाला है, वापस यही बना दो, तो मैं यही बोलूंगा अगर इसको इससे ये बनाना होता तो ये टूटता ही क्यों। ठीक है, अगर इसको इन दोनों को मिलके HCl ही बनाना होता तो ये टूटता क्यों। तो H प्लस क्रिया करता OH माइनस से बना लेता है H2O, और Na प्लस और Cl माइनस ये क्रिया करके क्या बना लेते हैं, NaCl। क्या बना लेते हैं, NaCl। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुनना, जो कि ऑब्जर्वेशन है अपनी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आगे भी आप लोगों को काम में आएगी। ये सबसे सिंपल इक्वेशन है जो हर कोई आप लोगों को बताता है। अभी अपन ऐसी और भी इक्वेशंस देखने वाले हैं जो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सुनना ध्यान से, लवण बनने के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो जो बच्चे सुन रहे हैं। सुनना ध्यान से, लवण बनने के दौरान धनात्मक भाग किससे आता है, क्षार से। ऋणात्मक भाग किससे आता है, अम्ल से। ऋणात्मक भाग किससे आता है, अम्ल से। धनात्मक भाग किससे आता है, क्षार से आता है। तो लाइन है, ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन कैटायनिक पार्ट कम्स फ्रॉम बेस, एनायनिक पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड। ठीक है, लवण के निर्माण के दौरान धनात्मक भाग आता है क्षार से निकल के, ऋणात्मक भाग आता है अम्ल से निकल के। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो ऐसे अपन और भी एग्जांपल करने वाले हैं। HCl के NaOH से अभिक्रिया करवाई, NaCl और वाटर बनाया, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते। बहुत बेसिक सी बात है। आगे अपन बढ़ते हैं, टॉपिक नाम है इसका तनुकरण, जिसको कि अपन बोलते हैं डाइल्यूशन। तनुकरण जिसको कि अपन बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या है डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना। डाइल्यूशन मतलब क्या करना, पानी मिलाना। किसी भी चीज में पानी मिला दो। कुछ लोग दिन में पानी मिलाते हैं, कुछ सुबह उठ के पानी मिलाते हैं, कुछ लोग रात को पानी मिलाते हैं। तो पानी मिलाने की प्रक्रिया तनुकरण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, अब देखो यहाँ पे किसी को भी ऑफेंड नहीं होना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा ही दोस्त मान लो, मेरा एक दोस्त है जो क्या है, उसके दूध का बिजनेस है अच्छा खासा। ठीक है, उसने क्या किया, सुबह 5 बजे उठता है और उसके समझ लो 10 लीटर दूध रहता है, बढ़िया एकदम प्योर। रास्ते में एक हैंडपम्प आता है, वहाँ से 5 लीटर पानी मिला देता है उसमें। तो उसने क्या कर दिया, दूध में पानी मिला दिया। ठीक है, 10 लीटर का दूध था। यहाँ पे आप में से किसी को भी ऑफेंड नहीं होना है कि सर हम तो ऐसा नहीं करते हैं, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने कभी ऐसा। मैं कह रहा हूँ सब लोग अच्छे हैं, बस मेरा दोस्त है ना वो बहुत खराब है, समझ लो। बस मेरा जो दोस्त है ना वो बहुत ही, मैं समझ लो कि उच्च कोटि का इंसान है वो, बहुत ज़्यादा। तो उसका ऐसा काम है, सुबह 10 लीटर दूध रहता है उसके पास एकदम प्योर। रास्ते में हेडपम्प पे रुकता है, इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, तो वहाँ पे पानी लेता है 5 लीटर, और 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला देता है। कितना, 15 लीटर दूध बना लेता है उस तरह से। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे अपन ने क्या करा है, यहाँ पे अपन ने वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने की प्रोसेस, एडिशन ऑफ वाटर, इसको अपन बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, किसी भी तरह से अगर अपन ने विलायक मिलाया है, अब आप लोगों के लिए थोड़ा विलायक हो सकता है, वैसे विलायक आप लोगों ने पढ़ाई होगा बिना कभी। सिंपल सी बात समझ लो आप, तो अगर अपन ने जल मिलाया है ना, तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं तनुता या तनुकरण, या इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तनुकरण या डाइल्यूशन, जल को मिलाने की प्रक्रिया तनुकरण। एक और एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी बात। ठीक है, पहले छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मैं आपके घर आया शिकंजी पीने, है ना, अब ऐसे आ गया, चलो घूमता घूमता, मैंने कहा चलो बच्चों के घर देख के आते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे, पढ़ते लिखते हैं नहीं पढ़ते लिखते। तो आया मैं आपके घर, आपके घर में शिकंजी बनी थी, 4 लोगों की 5 लोगों की समझ लो। अब 1 गिलास शिकंजी बाकी थी, बाकी सबने शिकंजी पी ली। अब आप बोले कि सर पहली बार घर आए हैं, ऐसा तो है नहीं, सर को हम कुछ नहीं पिलाएंगे। तो आपने क्या करो, उस 1 गिलास शिकंजी में 1 गिलास पानी मिला दिया। तो आपने क्या कर दिया, एक तरीके से उसको क्या कर दिया, आपने उसको तनु कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। मतलब कौन सी प्रक्रिया की आपने, तनुकरण की, मतलब पानी मिलाने की प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। इसी प्रकार कुछ लोग रात को पानी मिलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, पानी मिलाया जाता है कभी ना कभी, किसी न किसी तरीके से। अब वो डिपेंड करता है कि पानी कौन कब कैसे क्या मिला रहा है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, इसको अपन डाइल्यूशन बोलते हैं, तनुता बोलते हैं। तो पानी में अम्ल या क्षार मिलाने की प्रक्रिया। हाँ देखो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अपन अम्ल में पानी मिलाएंगे या पानी में अम्ल मिलाएंगे। तो यह है पानी में अम्ल या क्षार मिलाने की प्रक्रिया। पानी में अम्ल या क्षार मिलाने की प्रक्रिया तनुकरण कहते हैं। इससे अम्ल और क्षार तनु हो जाते हैं। अम्ल और क्षार तनु हो जाते हैं मतलब वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी
बढ़ जाती है। सिंपल सी एक बात है, जब भी अपन किसी चीज़ में वाटर ऐड कर देंगे या उसके अंदर पानी आ गया मान लो कहीं से भी, ठीक है, अगर उसमें वाटर आ गया तो मैं कहूँगा वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वाटर की क्वांटिटी पहले से क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। सिंपल सी बात है, वाटर आ गया तो। अब पानी में अपन क्या मिलाते हैं, पानी में अपन अम्ल या क्षार मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अब पानी में अम्ल या क्षार क्यों मिलाते हैं, अम्ल में पानी क्यों नहीं मिलाते, क्योंकि यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो अपन क्या करते हैं, पानी में थोड़ी थोड़ी, देखो पानी में मैंने थोड़ा सा अम्ल मिलाया, फिर थोड़ी देर रुक गया, उसको शेक किया, फिर पानी में मैंने थोड़ा सा अम्ल और मिलाया, फिर उसको शेक किया, क्योंकि यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे मान लो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो अपन इसलिए ये वाला काम करते हैं। तो पानी में अम्ल या क्षार मिलाने की प्रक्रिया को अपन तनुकरण कहते हैं। इससे अम्ल या क्षार क्या हो जाते हैं, इससे अम्ल या क्षार तनु हो जाते हैं, ठीक है, तनुकरण के दौरान, ठीक है, डाइल्यूशन, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है, इससे अम्ल या क्षार तनु हो जाते हैं। तनुकरण के दौरान ड्यूरिंग द डाइल्यूशन प्रति इकाई आयतन में H3O+ या OH- आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। एक बात जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, सांद्रता जो होती है, ठीक है, अभी अब देखो इस टॉपिक को ऐसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन जा सकते हैं पर जाना नहीं है, क्योंकि अपने को उतना ही पढ़ना है जितना अपने काम का है। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, जब आप लोग 11th या 12th में आओगे तो आपको एहसास होगा कि ये चीज़ें और भी डिटेल में मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो देखो, अगर आपने तनुकरण बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने सांद्रता क्या कर दी, कम कर दी। सांद्रता और तनुकरण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तनुकरण ज़्यादा, सांद्रता कम, तनुकरण कम, सांद्रता ज़्यादा, ठीक है। तो तनुकरण के दौरान प्रति इकाई आयतन में H3O+ या OH- आयनों की सांद्रता कम हो जाती है तनुकरण के दौरान। तो जब तनुकरण बढ़ाया तो सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, और तनुकरण घटाएंगे तो सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये जो अपन ने तनुकरण की प्रक्रिया की, पानी मिलाने वाली, ये ऐसे देख लो, पानी में अपन ने अम्ल या क्षार मिलाया, यह प्रक्रिया सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती है। अब मेरे बच्चे ऊष्माक्षेपी पढ़ के आ चुके हैं, वो अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यह प्रक्रिया सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जल्दी से एक बार तनुकरण का कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर अपन चलेंगे सूचक पे। जल्दी से आपको तनुकरण का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, अगर कोई डाउट है तो बताओ, आगे चलते हैं फिर अपन। तो बच्चों, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि तनुकरण क्या है, ठीक है। तनुकरण डाइल्यूशन जिसको कि अपन बोलते हैं। तो जब अपन तनुकरण बढ़ाएंगे तो सांद्रता कम हो जाएगी, और तनुकरण कम करेंगे तो सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। बात आपको समझ आ गई होगी। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि सूचक, लास्ट टॉपिक, फिर अपन बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। जल्दी से सूचक देख लो। सूचक जिसको कि अपन बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है, तो देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सी बातें समझा करो, है ना, जो अपन डेली लाइफ में वर्ड यूज में लेते हैं। इंडिकेटर आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। राइट जाना है राइट इंडिकेटर देते हैं, लेफ्ट जाना है लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं, जनरली ऐसा ही होता है ना। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राइट जाना होता है और देते लेफ्ट इंडिकेटर, और लेफ्ट जाना होता है और देते राइट इंडिकेटर है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा आपको सावधान रहना है। बाकी तो देखो, इंडिकेटर्स क्या है, जो अपने को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। इंडिकेटर्स क्या है, जिसको अपन बोलते हैं सूचक। इंडिकेटर्स को अपन हिंदी में बोलते हैं सूचक, जो अपने को कोई ना कोई सूचना देते हैं। इंडिकेटर्स क्या है तो सुनना, वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में, वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं। रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं। रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं, इसका मतलब देखो सिंपल सी बात बताता हूँ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, अम्ल की उपस्थिति में उनकी रंग या गंध चेंज हो जाती है, और क्षार की उपस्थिति में भी उनका रंग और गंध चेंज हो जाता है। पर जो अम्ल की उपस्थिति में रंग और गंध चेंज होते हैं, उससे अलग क्षार की उपस्थिति में रंग और गंध चेंज होते हैं। कि सर क्या कहना चाह रहे हो, तो सुनो ध्यान से। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो सूचक के नाम है, पहला अपना ने लिया नीला लिटमस, ठीक है। जो नीला लिटमस होता है वो अम्ल के साथ कैसा रंग देता है, अपन ने पढ़ा भी था, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अनिल नाम याद है, ए नील, ए बोले तो अम्ल, ठीक है, ए बोले तो अम्ल, ठीक है, पढ़ा था ना अपन ने, ए बोले तो अम्ल, नी बोले तो नीला। तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। तो क्या लिटमस एक प्रकार का सूचक हुआ, सूचना देता है। अम्ल होगा तो ये क्या हो जाएगा, लाल, और क्षार होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्षार की उपस्थिति में नीले लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अम्ल की उपस्थिति में कैसा हो जाता है, लाल। अगर लाल कलर आ रहा है तो कंफर्म है वहां पे कौन है, अम्ल है, और कलर चेंज नहीं हो रहा मतलब कंफर्म है कौन है वहां पे, क्षार है। आ गया वो लाल लिटमस पे। एक नाम पढ़ा था अपन ने, शालिनी। क्या नाम पढ़ा था, शालिनी। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला। क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो देखो, लाल लिटमस को अम्ल कुछ भी नहीं करता, अम्ल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं, जबकि क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देंगे। क्षार
लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो लाल लिटमस है वो भी एक तरह का क्या हुआ, सूचक हुआ, सूचना दे रहा है। किसकी सूचना दे रहा है, क्षार की। अगर कलर चेंज हो रहा है, लाल नीला बन रहा है, तो क्षार है, और कुछ भी नहीं हो रहा मतलब अम्ल है। आ गया हो एक और जो इंडिकेटर अपन पढ़ेंगे जिसको कि अपन संश्लेषित सूचक बोलते हैं, एक है फिनोप्थेलिन है, एक है मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिनोप्थेलिन जो होता है वो अम्ल के साथ कैसा रहता है, रंगहीन। मतलब मैंने फिनोप्थेलिन मिलाया किसी अम्लीय पदार्थ में और कोई भी रंग चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो कौन था, अम्ल था। मतलब रंग चेंज नहीं हो रहा, मतलब कौन है, अम्ल है। और अगर रंग कैसा आ जाता है, फिनोप्थेलिन मिलाने पे, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, फिनोप्थेलिन मिलाने पे अगर रंग गुलाबी आ जाता है, मतलब वहां पे कौन है, क्षार है। और रंग चेंज नहीं होता, रंगहीन है, कलरलेस है, तो कौन है, अम्ल है। तो रंगहीन गुलाबी, ठीक है। आगे सूचक का नाम, अगला सूचक है अपना, ये भी संश्लेषित सूचक है, मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये क्या करता है, अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है, लाल। तो मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है, लाल, जबकि क्षार के साथ कौन सा रंग देता है, पीला। तो मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षार के साथ पीला रंग देता है। फिनोप्थेलिन अम्ल के साथ रंगहीन और क्षार के साथ गुलाबी, ठीक है। नीला लिटमस अम्ल के अंदर क्या होता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है, क्षार में कोई परिवर्तन नहीं। और लाल लिटमस अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं और क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। सिंपल सी बात, एक बार जल्दी से इसको देख लो। सूचक का नाम ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिनोप्थेलिन में रंगहीन और गुलाबी, ठीक है, रंगहीन और गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज में लाल और पीला, लाल पीला, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में लाल पीला और फिनोप्थेलिन में रंगहीन गुलाबी। तो बच्चों ये सूचक वगैरह आपको अगली क्लास में देख के आने, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। सिंपल सी बातें सुनते जाओ वापस से। आपको मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th का जो अपना चैप्टर 2 उसका पार्ट 1 मैंने कवर करवा रखा है। तो जिन बच्चों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उनको पहले पार्ट 1 देख के आना है, जो कि इसके पहले वाला है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ये कौन सा है, ये अपना पार्ट 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2, ठीक है। और इस एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का मैं रैपिड रिवीजन भी आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, तो आपको रैपिड रिवीजन भी देख लेना है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 और अगली क्लास में अपन पार्ट 3 में इसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट अपन 3 लेक्चर के अंदर फिनिश कर देंगे। आपको अच्छे से देख के आना है। आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है नीचे कॉमेंट करो। किसी भी चैप्टर का आपको रैपिड रिवीजन चाहिए नीचे कॉमेंट करो। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करते रहेंगे। एक और बात, जो भी इस वीडियो में आपको पसंद आए नीचे कमेंट जरूर करना। अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है तब भी नीचे कमेंट करना। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। और इस पीडीएफ के लिए, इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। शायद शेयर हो भी चुका होगा मेरी टीम द्वारा, तो आपको वो क्या कर लेना है, वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाए। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके बाय, पढ़ के आना अगली क्लास में सब।